हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिक्सिया के स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। समझेंगे कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर उस स्पोरोफाइट से बाद में जाके गैमेटोफाइट किस तरीके से बनता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर समझते हैं आज का मेन टॉपिक है रिक्सिया के स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर हम किसी नॉर्मल स्पोरोफाइट की बात करें, ठीक है, एक नॉर्मल स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट, तो उसके अंदर आपको तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक होता है फुट, ठीक है, दूसरा होता है सीटा और तीसरा होता है कैप्सूल। ठीक है, तीसरा क्या होता है? कैप्सूल। यानी एक नॉर्मल स्पोरोफाइट के अंदर जो ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होगा उसके अंदर आपको ये तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है, फूट, सीटा, कैप्सूल। ठीक है, लेकिन अगर हम रिक्सिया के स्पोरोफाइट की बात करें तो उसके अंदर आपको फूट एंड सीटा एब्सेंट होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर फूट और सीटा नहीं होता। इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इस समय आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम बेसिकली क्या है? रिक्सिया के गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और गैमेटोफाइट आप जानते हो कि हैप्लॉइड होता है, और रिक्सिया के गैमेटोफाइट को हम थैलस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? थैलस है। अब ये जो थैलस है, इस थैलस का ये जो अपर वाला सरफेस है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। ये क्या है इसका? डॉर्सल सरफेस। अब इस डॉर्सल सरफेस के ऊपर ये जो कैप्सूल है स्पोरोफाइट का, वो इस तरीके से एम्बेडेड होता है, ये धसा हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और वो भी कैप्सूल गैमेटोफाइट के डॉर्सल सरफेस पे एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये इसका क्या है? स्पोरोफाइट होता है। और आप जानते हैं कि स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहां पर जो स्पोरोफाइट होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होगा, या इसी को हम स्पोर सैक भी बोलते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट के अंदर सिर्फ स्पोर सैक या कैप्सूल प्रेजेंट होगा, फूट और सीटा एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, यहां पर मैं फटाफट लिख देता हूं। ठीक है, तो अभी हम लिख रहे हैं यहां पे स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज कि ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड यानी 2n होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि फुट एंड सीटा ये तो होता है एब्सेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये प्रेजेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कैप्सूल, या आप इसको क्या बोल सकते हो? स्पोर सैक बोल सकते हो। ठीक है, कैप्सूल और स्पोर सैक इज ओनली प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसके अलावा बाकी कोई दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो इसका स्पोरोफाइट है, जो कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल कहां एम्बेडेड होता है? गैमेटोफाइट के डॉर्सल सरफेस पे। तो हमें ये याद रखना है कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल इज एम्बेडेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? थैलस बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा होगा? कैप्सूल होगा। वो कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है। ये चीज ध्यान रखना है कि जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होगा, और वो कहां होता है? वो गैमेटोफाइट के डॉर्सल सरफेस पे एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। फुट और सीटा यहां पर एब्सेंट होते हैं, ये चीज हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो इनका
ये जो पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये बनते कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम एक छोटे छोटे टर्म्स को मैं पहले क्लियर कर दूं, सो दैट कि क्या है कि हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो छोटे मोटे टर्म्स हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर। तो सबसे पहले कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जैसे अभी हम यहाँ पर बार बार यूज करने वाले हैं, जिसमें से एक आएगा आपका एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल डिवीजन, ये भी आने वाला है। तो इसका मतलब अभी हम पहले समझ लेते हैं, देन उसको एक्सप्लेन मतलब उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। सो एंटीक्लाइनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? एंटीक्लाइनल डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो क्या होगा? दिस डिवीजन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज करो ये एक सरफेस है, एक सेल है, तो इसमें जो डिवीजन होगा वो किस तरीके से होगा? कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा, ठीक है। इस तरीके से जब डिवीजन होता है तो इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। और इससे क्या होगा? जो रिमेनिंग जो आएगा, यानी डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन के बाद जो भी स्ट्रक्चर आएगा उसका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है। ये क्या करता है? सरफेस एरिया, जो ये सरफेस एरिया है इसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि एंटीक्लाइनल डिवीजन के बाद जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और कुछ इस तरीके से होगा। तो ये ध्यान दो, ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर वही हम बात करते हैं यहां पर, एंटीक्लाइनल के बाद आ जाता है आपका पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है उसको समझते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो सरफेस के पैरेलल हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। यहां पे एक टर्म और ऐड कर लेते हैं सो दैट कि कभी आप रिवाइज करो तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। डिवीजन पैरेलल टू द सरफेस, और यहां पर क्या होगा? डिवीजन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो यहां पर डिवीजन कैसे होगा? सपोज करो ये एक सेल है, अब इसके अंदर अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा और यहां से दो सेल बन जाएंगे, दो लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? सेल के लेयर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो हम इसको यहां पे मेंशन कर लेते हैं। ये करने का काम क्या करेगा? हेल्प्स, ये क्या करेगा? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेलुलर लेयर, ठीक है। सेलुलर लेयर को इंक्रीज करने का काम किसका होता है? आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन का होता है। तो हमें इन दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है जिसमें जो हमने पीपीटी बना रखा है, उस पीपीटी को सारे पॉइंट्स हम बाद में समझेंगे, बिकॉज ये जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा बन जाता अगर पीपीटी की मदद से समझते, और पीपीटी की मदद से कुछ पॉइंट हम जल्दी डायरेक्टली समझ भी नहीं पाते। इसलिए मुझे लगा कि इसको हम लिख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर फुट और सीटा एब्सेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और वो भी गैमेटोफाइट के डॉर्सल सरफेस पे एम्बेडेड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने दो टाइप के डिवीजन को समझा। एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, यानी एंटीक्लाइनल डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है सरफेस के पैरेलल, जिससे क्या है? सेलुलर लेयर इंक्रीज होता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। जो अभी हमने जो कैप्सूल देखा है कि रिक्सिया के जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, वो कैप्सूल कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जो रिक्सिया का जो थैलस होता है, ठीक है, जो थैलस है रिक्सिया का, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। थैलस का मतलब क्या है? गैमेटोफाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये जो रिक्सिया का जो गैमेटोफाइट है, उस गैमेटोफाइट के अंदर आपने पढ़ा होगा एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा?
एक होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंथ्रीडियम, ठीक है, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियम। और वही क्या होगा, दूसरा होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम है। इसको क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। अब होगा क्या, ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, अब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर करेंगे क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बनाएगा आपका मेल गैमिट। वो क्या बनाता है, आपका मेल गैमिट। अब क्योंकि ये गैमिटोफाइट से बन रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा। और आर्चिगोनियम क्या बनाएगा, आपका फीमेल गैमिट बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमिट। ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल गैमिट है, इनके बीच में होगा फ्यूजन, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन के बाद बनता है आपका जाइगोट। फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक है, जाइगोट क्या होगा, आपका डिप्लॉयड होगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जाइगोट यहां पर क्या है, आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां से चीजें समझना आपको स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से ऐसे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ये जाइगोट का सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है। जैसे ही जाइगोट बनता है, अब जाइगोट क्या करेगा, अपने चारों तरफ या अपने अराउंड एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, कुछ इस तरीके से अपने अराउंड एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। और ये हम लेयर बना रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने पेन पेंसिल ले रखा है तो आप भी मेरे साथ बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो इस तरीके से जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या है, अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो लेयर है, इसको सिक्रीट कौन करता है, जाइगोट सिक्रीट करता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लेयर बन के आया है, इसको हम बोलते हैं वेंटर। इस लेयर को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है वेंटर। और अंदर वाला पार्ट आपका क्या है, ये तो जाइगोट है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद अब ये जो आपका वेंटर है, ये जो आपका वेंटर है, अभी आप जो देख रहे हो वेंटर, इस वेंटर के अंदर अब डिवीजन होगा, ठीक है। अभी जो वेंटर है, वेंटर के अंदर डिवीजन होगा। और डिवीजन कैसा होगा, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, ठीक है। सो वेंटर डिवाइड्स, तो ये क्या होगा, डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो वेंटर के अंदर क्या होगा, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। तो अभी क्या है, ये हमारे पास जाइगोट है, ठीक है। अब जाइगोट के चारों तरफ वेंटर था, ठीक है। अब वेंटर के अंदर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से, ठीक है, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से सेल के दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से इसके चारों तरफ ये जो सेल है, पहले सिंगल सेल था, अब पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से दो लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से दो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो हमें ध्यान रखना है, ये किसके अंदर हो रहा है, वेंटर के अंदर हो रहा है। वेंटर के अंदर इस तरीके से दो लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इन दोनों लेयर को हम आपस में बोलते हैं कैलिप्ट्रा। इसको क्या बोलेंगे, कैलिप्ट्रा। नामों को हमें अच्छे से याद रखना है, चीज ध्यान रखना है। अभी हमने जाइगोट के डिवीजन को डिस्कस नहीं किया, अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेंटर के डिवीजन को देख रहे हैं, ठीक है। सो अभी वेंटर क्या हुआ, वेंटर के अंदर पेरिक्लाइनल, कौन सा डिवीजन होगा,
पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन से क्या होगा, जाइगोट के चारों तरफ डबल लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कैलिप्ट्रा है, ये ध्यान रखना है, ये गैमीटोफाइट का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है, गैमीटोफाइट का पार्ट होगा, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, अब जब ये हमारा कैलिप्ट्रा बन जाता है, अब कैलिप्ट्रा बनने के बाद हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, कैलिप्ट्रा इसके अंदर ही रहेगा। अब जैसे ही कैलिप्ट्रा बन गया, अब उसके बाद होगा क्या कि ये जो जाइगोट है, अब जाइगोट के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट के अंदर सबसे पहला जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन इन जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के अंदर पहला क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से जो पहले एक सेल था, अब वो क्या होगा, इस तरीके से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, अगेन इसके चारों तरफ आपको याद रखना है कि इस तरीके से वेंटर प्रेजेंट है। इस तरीके के चारों तरफ क्या होगा, कैलिप्ट्रा, या आप बोल सकते हो वेंटर की डबल लेयर इस तरीके से प्रेजेंट है। तो मैं डबल लेयर को दोनों एक ही कलर से शो कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज फिर ज्यादा टाइम खिंच जाएगा कलर चेंज करने में। जहां जहां पे लगेगा वहां वहां हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, सो क्या हुआ कि पहले यहां पे सिंगल सेल था, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल जाइगोट, ये आपका सिंगल सेल जाइगोट है, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल था। अब इसके अंदर जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से ये क्या बन गया, 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, इसको अब अगेन फिर से डिवाइड करना है। अब इसको क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड डिवीजन होगा या इसके बाद के जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वर्टिकल होंगे। सेकंड वर्टिकल डिवीजन, इसके बाद अब इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन होगा। तो जाइगोट पहले ऐसा कुछ था, ट्रांसवर्स डिवीजन था, तो जिसमें 2 सेल बन गए। अब इसके अंदर इस तरीके से वर्टिकल डिवीजन होगा, तो 2 से क्या हो गया, ये 4 सेल स्टेज या 4 सेल जाइगोट बोल सकते हो, या इसको मैंने 4 सेल स्टेज बोल दिया। ठीक है, अब ये जो 4 सेल स्टेज है, इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा। फिर से डिवीजन होने के बाद ये क्या कर देगा, 4 सेल से अब ये बना देगा इस तरीके से 8 सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इस तरीके से 8 सेल का फॉर्मेशन करेगा, यानी आ जाएगा 8 सेल स्टेज, या इसी को हम ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो वर्टिकल डिवीजन है तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये यहां पर क्या है, लगभग 20 से 40 सेल मासेस का एक स्फेरिकल बॉडी ना बना दे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि स्फेरिकल मास ये बनाएगा आपका, ध्यान रखना है। अब जितने भी डिवीजन हो रहे हैं सारे के सारे वर्टिकल डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बनाएगा स्फेरिकल मास ऑफ 20 to 40 सेल स्टेज, यानी इस स्फेरिकल मास में 20 से 40 सेल का स्टेज बना हुआ होता है। एंड अगेन सबके आगे इस तरीके से कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सभी के आगे इस तरीके से डबल लेयर्ड 2 लेयर का इस तरीके से कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होगा सभी के पास इस तरीके से। यहां पर ये डबल लेयर्ड वाला मैं इसको रफली बना रहा हूं। ठीक है, तो डायग्राम पे जज मत कीजिएगा, जस्ट एक रफली है समझने के लिए, अदरवाइज लेक्चर का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ये 8 सेल मास वाला कैलिप्ट्रा, यहाँ पर क्या है, इस कैलिप्ट्रा के अंदर यहाँ पर एक स्फेरिकल मास आपको देखने को मिलेगा जो लगभग की 20 से 40 सेल स्टेज का होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो थैलस होगा, ठीक है, जिसको हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम मेल गैमेट बनाएगा और आर्चिगोनियम फीमेल गैमेट बनाएंगे।
ये आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा जिसको वेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब वेंटर के अंदर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, यानी एक ऐसा डिवीजन होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा सरफेस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, दो लेयर का जो वेंटर है डिवाइड होकर दो लेयर का स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं, और ये गैमेटोफाइट का पार्ट है, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगा, तो जाइगोट में सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिसकी वजह से एक से दो सेल बनेगा, और उसके बाद कंटिन्यूअसली वर्टिकल डिवीजन होगा, और ये वर्टिकल डिवीजन तब तक होगा जब तक कि यहां पर क्या है, लगभग एक स्फेरिकल मास ना बन जाए, और ये स्फेरिकल मास क्या है, 20 से 40 सेल के स्टेज का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद के स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल मास से, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे स्फेरिकल मास, फिर उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है इसको समझते हैं, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। तो ये हमारा स्फेरिकल मास है, और स्फेरिकल मास के अंदर हमें जानते हैं कि कितने होंगे, लगभग 20 से इस तरीके से 40 सेल स्टेज होता है। अब इसको गिनने मत लग जाना क्योंकि ये पूरा 20 नहीं बन रहा है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा इस तरीके से एक पूरा का पूरा स्फेरिकल मास बन गया, और इस स्फेरिकल मास के चारों तरफ या इसके ऊपर सेल की दो लेयर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी इसके ऊपर एक डबल लेयर का कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अगर लेक्चर आपको स्लो लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको 1.5x पे भी करके आप देख सकते हो। 1.5x पे क्या है, बहुत तेजी से समझ में आएगा, और ये जो बीच बीच में जो डायग्राम बनाने का जो गैप है वो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से अब ये स्ट्रक्चर बना। तो ऊपर की साइड हमारा क्या है, कैलिप्ट्रा, ठीक है, जो कि ड्यूअल सेल स्ट्रक्चर है। उसके अलावा बीच में क्या है हमारे पास, स्फेरिकल मास, और ये जो स्फेरिकल मास है वो लगभग क्या है, 20 से 40 सेल स्टेज का है, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। अब यहां से शुरू होती है खतरनाक कहानी जो हमें समझना है, ठीक है। अब ये जो 20 से 40 सेल स्टेज का जो स्फेरिकल मास बना है, ठीक है। अब इस 20 से 40 सेल में से क्या होगा, जो सुपरफिशियल है, अगर हम बात करें यहां पे, तो जो सुपरफिशियल होगा, ध्यान रखना है, सुपरफिशियल सेल्स, इस तरीके से मैं लेट मी राइट इट डाउन, कभी कभी ये मार्कर भी ये काम नहीं कर रहा होता है। तो ये सपोज करो ये क्या है, इसके सुपरफिशियल सेल है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो हम यहां पे लिख रहे हैं सुपरफिशियल सेल्स ऑफ स्फेरिकल मास डिवाइड्स पेरिक्लाइनली, यहां पे क्या होगा, डिवाइड्स पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। तो क्या होगा, सुपरफिशियल सेल्स ऑफ स्फेरिकल मास डिवाइड्स पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा स्फेरिकल मास है, ठीक है, जो भी हमारा स्फेरिकल मास है, ठीक है, स्फेरिकल मास का जो सुपीरियर सेल है उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब सरफेस के पैरेलल, ठीक है। अब जैसे ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, अब पेरिक्लाइनल डिवीजन से भी बताया था सरफेस के पैरेलल होता है और दो सेल लेयर का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा उसको समझते हैं। तो सपोज करो ये हमारा स्फेरिकल मास है, ठीक है, और इस स्फेरिकल मास में क्या होगा, अंदर की तरफ इस तरीके से, ये जो अंदर की तरफ तो सेल्स होंगे ही से होंगे, इस तरीके से एक अंदर के सेल्स बनेंगे, ये कुछ अंदर के, जो ये अंदर हैं ये अंदर वाले सेल हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इसके सरफेस पे भी यहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इस तरीके से इसके चारों तरफ इस तरीके से एक सेल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से एक सेल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो जैसे ही
स्फेरिकल मास के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, 2 सेल लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक तो ऊपर वाला हो गया और एक उसके जस्ट नीचे वाला लेयर बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला ये जो लेयर है, इस लेयर को हम नाम देते हैं, ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, आउटर लेयर। और इस आउटर लेयर को हम नाम देते हैं एम्फीथीशियम। इसको क्या नाम देते हैं, एम्फीथीशियम। इसको एम्फीथीशियम नाम देंगे। और ये जो अंदर वाली जो लेयर है, इनर लेयर, इनर लेयर, इसको हम नाम देने वाले हैं सेंट्रल मास या फिर इसको एंडोथीशियम, ठीक है। ये जो इनर वाला है इसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल मास, या इसी को हम एंडोथीशियम, एंडोथीशियम बोलेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर कैलिप्ट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। अगर मैं नहीं भी बना रहा हूं तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि कैलिप्ट्रा प्रेजेंट है। अभी कैलिप्ट्रा के साथ कुछ भी नहीं हुआ, कैलिप्ट्रा इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर जब हटेगा तब मैं ऑलरेडी मेंशन करूंगा, अदरवाइज अगर नहीं मेंशन कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये आपको अज्यूम करके चलना है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 2 लेयर प्रेजेंट होती है कैलिप्ट्रा की, ठीक है। ये इस तरीके से लेयर बनी। और अंदर का जो जाइगोट है, अंदर का जाइगोट का जो 40 सेल स्टेज है, स्फेरिकल मास है, उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। इसके बाद क्या है, जो आउटर सेल है वो 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होगा आउटर एम्फीथीशियम और इनर वाला क्या है, एंडोथीशियम, ठीक है। अब एंडोथीशियम को डिटेल करने से पहले हम क्या है, एम्फीथीशियम का काम समझ लेते हैं और उसको पहले निपटा लेते हैं, देन उसके बाद एंडोथीशियम को समझ लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एम्फीथीशियम है, यहाँ पे जो मैं डिवीजन बार बार लिख रहा हूं कि कहां पर पेरिक्लाइनल हो रहा है, कहां पे एंटीक्लाइनल हो रहा है, प्लीज उस डिवीजन का नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इन छोटे छोटे पॉइंट से बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। सो जो आउटर एम्फीथीशियम है, ठीक है, इसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, डिवाइड्स बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि जो एम्फीथीशियम है उसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के बाद ये अपने ये जो लेयर है, ये जो आउटर लेयर है रेड रेड कलर में आप जो देख रहे हो, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका सिंगल सेल जैकेट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल सेल जैकेट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और यह ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा आपका स्टेराइल होता है, ठीक है। ये कैसा हो जाता है, स्टेराइल होता है। तो ध्यान रखना है कि जो आउटर वाला एम्फीथीशियम है, इसका काम क्या है कि ये सिंगल सेल जैकेट लेयर में कन्वर्ट हो जाना, अपने आप को ये जैकेट लेयर में बना देता है। तो मैं इसको हाईलाइट और कर देता हूं सो दैट कि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। सो लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट। सो यहाँ पर ये हाईलाइट हम कर लेते हैं। तो ये जैकेट लेयर का फॉर्मेशन करता है, और जैकेट लेयर कैसा होता है, स्टेराइल होगा, और ये सिंगल सेल होगा। और यहाँ पे डिवीजन कैसा हो रहा है, एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार मैंने भी देखे हैं कि कुछ क्वेश्चंस बने हैं इन्हीं डिवीजन्स के ऊपर बन रहा है कि कहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और कहाँ पर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एंडोथीशियम है, इस एंडोथीशियम का क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस एंडोथीशियम का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एंडोथीशियम है, ठीक है, ये एंडोथीशियम एज अ आर्कीस्पोरियम की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब ये आर्कीस्पोरियम क्या होते हैं, आर्कीस्पोरियम ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं या स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो इनर लेयर है, जो अंदर वाली है, जिसको हमने एंडोथीशियम बोला है, ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, बिहेव एज आर्कीस्पोरियम। स्पेलिंग में कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल एज अ आर्कीस्पोरियम की तरह बिहेव करने लग जाता है। और ये जो आर्कीस्पोरियम है, आर्कीस्पोरियम बेसिकली एक ऐसा सेल है जो कि बाद में जाके स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और वो स्पोर मदर सेल बाद में जाके स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो आर्कीस्पोरियम है, ये क्या होगा, डिवाइड करेगा एंड स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो आर्कीस्पोरियम क्या करेगा, डिवाइड्स एंड फॉर्म्स स्पोर मदर सेल। इन नामों को आपको अच्छे से याद रखना है।
मैंने बुक का सारा कंटेंट इस तरीके से समराइज कर दिया आपके लिए, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से इसको चीज़ों को याद कर लेंगे। उसके अलावा क्या है, इन सभी चीज़ों के लिए मैंने पीपीटी भी बना दी है, सो दैट कि आप उसको पढ़ोगे तो जितनी भी चीज़ें अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, सो अब ये क्या है, जो आर्कीस्पोरियम है वो डिवाइड हो जाता है और अपने आप को स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं इनके दो फेट हैं, इनके क्या हैं, दो, इन स्पोर मदर सेल्स का जो अब नसीब है वो इसको दो तरीकों में बांट सकता है। ठीक है, अब दो तरीकों में किस तरीके से बांट सकता है उसको समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिक्सिया क्रिस्टलिना में, अगर हम बात करें रिक्सिया, ये नाम याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम रिक्सिया क्रिस्टलिना की बात करें, ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिक्सिया क्रिस्टलिना की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि जो स्पोर मदर सेल है, यूजुअली ध्यान रखना है कि जितने भी स्पोर मदर सेल्स होते हैं ये सारे के सारे फर्टाइल होते हैं। ठीक है, ये जितने भी स्पोर मदर सेल्स होते हैं ये सारे के सारे फर्टाइल होते हैं और इनके पास सब जितने भी स्पोर मदर सेल्स हैं सारे स्पोर मदर सेल्स स्पोर बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे फर्टाइल हैं एंड कैन फॉर्म स्पोर्स। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, रिक्सिया अलग अलग जो स्पीसीज हैं उसके अंदर इसका जो फेट है, जो इसका नसीब है वो अलग अलग हो जाता है। कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो कि मेरे पास रिक्सिया क्रिस्टलिना है, ठीक है, अगर मेरे पास रिक्सिया क्रिस्टलिना है तो इसके अंदर होगा क्या कि जो सारे के सारे स्पोर मदर सेल हैं, जो सारे के सारे स्पोर मदर सेल हैं वो डायरेक्टली स्पोर में कन्वर्ट नहीं होंगे, इनमें से जो कुछ होंगे, ठीक है, सम स्पोर मदर सेल कन्वर्ट इनटू नर्स सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ स्पोर मदर सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नर्स सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नर्स सेल का जो न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म होता है, थोड़ा सा वाटरी होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिक्सिया क्रिस्टलिना है उसके अंदर कुछ स्पोर मदर सेल अपने आप को नर्स सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये नर्स सेल किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेवलपिंग स्पोर को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा रिक्सिया क्रिस्टलिना के अलावा बाकी जो अदर स्पीशीज है, ठीक है, बाकी जो अदर स्पीशीज है, ठीक है, बाकी अदर स्पीशीज के अंदर ये जो स्पोर मदर सेल है, ध्यान रखना है कि स्पोर मदर सेल इनिशियली डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। ठीक है, अब ये जो आपका स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल के अंदर होता है आपका मियोसिस डिवीजन। अब क्या होगा, आपका मियोसिस डिवीजन होगा और आप जानते हैं मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, मियोसिस क्या है, 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि यहां पर स्पोर मदर सेल से, एक स्पोर मदर सेल से इस तरीके से 2 सेल्स बनेंगे और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधे रह जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये आपका रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, ये मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम हाफ। ऊपर अगर 2n थे तो यहां पर क्या हो जाएगा, n और n हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, ये हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका मियोसिस सेकंड। ठीक है, और मियोसिस सेकंड आप जानते हैं कि ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो इससे क्या होगा, एक से टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 3 आगे होंगे और एक पीछे की तरफ होगा जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो चारों स्पोर हैं
इनके ऊपर एक इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होती है जो स्पोर मदर सेल सिक्रीट करता है। और ये लेयर क्या है, इन चारों स्पोर्स को, ये टोटल क्या है, 4 स्पोर हैं, ठीक है, ये टोटल 4 स्पोर्स हैं, इन चारों स्पोर्स को इस तरीके से बांध कर रखता है। और जब भी इन स्पोर्स का ग्रोथ होता है वो एक साथ ही होता है। अब एक साथ ग्रो होगा तो टोटल क्या है कि 4 प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि यहां पर जो रिक्सिया है, ठीक है, अगर हम रिक्सिया के हैप्लॉइड नंबर की बात करें, हैप्लॉइड नंबर यानी गैमेटोफाइट की बात करें, तो गैमेटोफाइट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो n इज इक्वल टू 8 भी हो सकते हैं या n इज इक्वल टू 9 भी हो सकते हैं, 8 या 9 प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है और स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बाद किस तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हमने स्पोर्स भी बना लिया, स्पोरोफाइट। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला डायग्राम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल है, ये तो है स्पोरोफाइट, ये क्या है आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। तो हमने स्पोरोफाइट बना लिया। अब स्पोरोफाइट से हमने यहां पर स्पोर्स भी बना लिए। तो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक का ये जो डायग्राम है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरे डायग्राम जिस तरीके से मैं बना रहा हूं ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हमने स्पोर्स तो बना लिया, अब स्पोर्स का क्या करना है, डिहाइसेंस करवाना है, ठीक है। क्योंकि जब तक स्पोर बाहर नहीं निकलेंगे स्पोर सेक से, तब तक क्या होगा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोर सेक का डिहाइसेंस कैसे होता है, यानी स्पोर सेक कैसे फटता है और फटने के बाद स्पोर्स बाहर कैसे निकलता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पे जो समझना होगा कि जो रिक्सिया होता है उसके पास कोई भी डिहाइसेंस एपरेटस नहीं होता, या आप बोल सकते हो कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स के लिए कोई भी अलग से मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है। सो यहां पर देयर इज नो एपरेटस, सो आपको ध्यान रखना है, देयर इज नो एपरेटस, देयर इज नो एपरेटस फॉर द डिस्पर्सल, फॉर द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ठीक है। यानी यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एपरेटस, डिस्पर्सल एपरेटस देखने को नहीं मिलता। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये डिहाइसेंस करते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कैसे करते हैं। तो सपोज करो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर ये एक रफ डायग्राम है मेरा रिक्सिया के गैमेटोफाइट का, ठीक है। ये रिक्सिया के गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, रफ स्ट्रक्चर है, इसलिए हंसेंगे नहीं कोई भी। और ये जो रिक्सिया का जो गैमेटोफाइट है उसका मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सरफेस होता है वो डॉर्सल सरफेस होता है, ये डॉर्सल सरफेस होगा। और इसी डॉर्सल सरफेस के ऊपर इस तरीके से इसका स्पोरोफाइट, जिसको हम बोलते हैं स्पोर सेक, ये इसके ऊपर डॉर्सल सरफेस पे एम्बेडेड होगा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर एम्बेडेड है, तो अब इससे होगा क्या कि इस स्पोर सेक के अंदर इस तरीके से बहुत सारे स्पोर्स होंगे, ठीक है। अब इनके पास कोई मैकेनिज्म तो है ही नहीं कि ये क्या करे कि डिहाइसेंस हो जाए, अपने आप को डिस्पर्स कर ले। तो अब ये क्या करते हैं, ये वेट करते हैं। वेट किस चीज का करते हैं, ये वेट करते हैं कि इनका जो थैलस है, इनका ये जो थैलस है ये टाइम के साथ डीजेनरेट हो जाए, उसके अलावा जो इसका स्पोर सेक है वो टाइम के साथ डीजेनरेट हो जाए, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, फॉर डिहाइसेंस दे वेट फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ या डेथ, फॉर द डिके, आप डिके वर्ड यूज कर सकते हो। फॉर डिहाइसेंस दे वेट फॉर द डिके ऑफ थैलस एंड स्पोर सेक, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि थैलस और स्पोर सेक के डिके का ये वेट करते हैं। जैसे ही डिके हो जाता है, डिके होने के बाद इनका जो स्पोर है वो रिलीज होगा, ठीक है। सो हम यहां पर लिख देते हैं कि आफ्टर डिके ऑफ थैलस
एंड स्पोर सेक स्पोर रिलीजेज आउट। क्या हो जाएगा? स्पोर्स रिलीज आउट हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जब स्पोर रिलीज आउट हो जाएगा तो अब इस स्पोर के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं किसका, स्पोर के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्पोर के बारे में कि जो यहाँ पे जो स्पोर रिलीज हुआ है उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि ये जो स्पोर रिलीज हुआ है, यहाँ से जो स्पोर निकला है वो स्पोर कैसा होता है? आपका हैप्लॉइड होता है। वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ये न्यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी ये जो स्पोर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो साइज होता है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर जो होता है स्पोर का, वो समथिंग अराउंड अगर आप बात करें तो 0.05 से लेके 0.12 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये इसका साइज होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्पोर है इसके अंदर आपको 3 लेयर्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसके मैं स्पोर बना रहा हूं, सपोज करो ये कि स्पोर है। ठीक है, तो इस स्पोर के अंदर 3 लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला है आपका आउटर लेयर। ठीक है, ये जो आउटर लेयर होता है ये क्यूटिनाइज्ड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? क्यूटिनाइज्ड होता है। और इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। इसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्पोरियम, नाम याद रखना है आपको। ठीक है, एक्सोस्पोरियम का फॉर्मेशन होगा। अब होगा क्या? अब ये जो एक्सोस्पोरियम है ये तो बाहर का हो गया, उसके जस्ट नीचे, यहां पे इसके जस्ट नीचे ऑलमोस्ट अराउंड 3 सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि सेंट्रीपिटली अरेंज होता है, यानी टुवर्ड द सेंटर जाता है। तो इस तरीके से 3 सेल का एक अंदर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होता है। यहां पर 3 सेल का लेयर प्रेजेंट होगा और ये क्या है? आपका मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। और ये जो मिडिल लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? मीजोस्पोरियम। इसको क्या बोलेंगे? मीजोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम सबसे अंदर की बात करें तो जो सबसे अंदर वाला जो जोन होता है, ये जो सबसे अंदर वाला जो जोन होता है, अंदर वाले जोन को हम बोलते हैं इनर लेयर, इनर लेयर। और इसी को हम पैक्टिक, ये क्या होता है? इसी को पैक्टिक लेयर भी बोल सकते हैं और इसका नाम होता है आपका एंडोस्पोरियम। ठीक है, ये क्या होता है? एंडोस्पोरियम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यही जो स्पोर है, ये स्पोर सेक से बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो स्पोर जब बाहर निकलेगा, निकलने के बाद जब जमीन में जाएगा, इसको मॉइस्ट प्लेस मिलेगा, जहां पे थोड़ी सी गीली मिट्टी हो, मॉइस्ट प्लेस हो। अब ये वहां पर क्या करना स्टार्ट कर देता है? वहां पे जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब स्पोर का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो सपोज करो ये हमारा स्पोर है और इस स्पोर के अंदर यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये आपका ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर है। तो ये जो ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर है यहीं से स्पोर फटता है। ठीक है, सो क्या होगा? स्पोर बस्ट एट ट्राई रेडिएट लोकेशन। तो ये इस पर्टिकुलर लोकेशन से क्या होगा? फटेगा। और फटने के बाद अब यहां से जो स्पोर है, स्पोर का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे स्पोर का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा उसको समझते हैं। तो ये ट्राई रेडिएट से फटा और यहां से, ये जो यहां से एक जर्म, आप बोल सकते हो कि इस तरीके से एक एक्स्ट्रा से जर्म ट्यूब का यहां पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका जर्म ट्यूब है। ठीक है, अब इस जर्म ट्यूब के बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है कि ये जो जर्म ट्यूब है
ये बेसिकली इसके अंदर आप देखेंगे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस जर्म ट्यूब के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर जर्म ट्यूब के अंदर आपको ऑयल ग्लोब्यूल्स हो गया, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो होता ही है, ठीक है। तो ये आपका जर्म ट्यूब है, इसके अंदर ऑयल ग्लोब्यूल्स हो गया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा जो फोकस होगा जर्म ट्यूब के ऊपर ही होगा, तो मैं डायरेक्टली जर्म ट्यूब पहले बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा जर्म ट्यूब है। तो जर्म ट्यूब का जो सबसे डिस्टल एंड होगा, ये जो सबसे डिस्टल एंड होगा, ये क्या करता है, इस तरीके से दो पार्ट में, मतलब कि ये जो जर्म ट्यूब है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे जो आगे वाला पार्ट है, जो सबसे एपिकल वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होगा, फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, दो वर्टिकल डिविजन होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब दो वर्टिकल डिवीजन की वजह से यहां पर आप देखेंगे टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आगे वाला पार्ट है, तो यहां पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकल डिवीजन 8 सेल्स आर फॉर्म्ड। 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से 8 सेल्स में से क्या होगा, जो बाहर के 4 सेल्स हैं, ठीक है, जो बाहर के साथ 4 सेल हैं, इनको हम बोलेंगे एपिकल सेल, ठीक है। और ये जो एपिकल सेल है, यही बाद में जाके पूरा का पूरा थैलस का फॉर्मेशन करेंगे, यानी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो जर्म ट्यूब का जो फिलामेंट है, यहां से राइजोइड्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल फॉर्म फर्स्ट राइजोइड। अब ये जो फर्स्ट राइजोइड है, इनिशियली इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जो सबसे पहले राइजोइड बनेगा, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले यहां पर राइजोइड बनेगा, जो फर्स्ट राइजोइड बनेगा, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद जब थैलस बन जाएगा, थैलस बनने के बाद जो थैलस का वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस, ठीक है, वहां पर फिर से दोबारा सेकेंडरी राइजोइड्स बनेंगे और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोबारा से आपका गैमेटोफाइट बन के तैयार हो जाता है, यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये गैमेटोफाइट बना देगा, पूरा थैलस बना देगा, और नीचे वाला पार्ट वेंट्रल वाला पार्ट बनेगा, और यहीं से राइजोइड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट है, उसके अलावा किस तरीके से स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट होता है, डिहाइसेंस कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी चीजें मैंने बताई हैं आपको, ये सारी की सारी चीजें एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, सो दैट कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है। बट इन चीजों को हम थोड़ा स्पीड में समझेंगे, बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी क्लासेस ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है, तब जाके डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, यही जाके स्पोरोफिटिक जनरेशन का आगे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम वेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब वेंटर के अंदर आपका पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, यानी 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही कैलिप्ट्रा बन जाता है, अब जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है। 2 सेल्स के बाद फिर वर्टिकल डिवीजन होंगे, जिससे 4 सेल्स बनेगा, 4 से फिर 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और 8 सेल करने के बाद ये कंटिन्यूअसली फिर से वर्टिकल डिवीजन होने के बाद यहाँ पर क्या है, लगभग 20 से 40 सेल का स्फेरिकल मास का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से जो उसका सबसे एपिकल, जो सबसे अपर वाला सेल है, उसके अंदर डिवीजन की वजह से, पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक बनता है एम्पिथीशियम,
जिसके अंदर फर्दर एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के बाद वो स्टेराइल जैकेट का काम करेगा और अंदर का जो एंडोथीशियम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो एंडोथीशियम है वो सेंट्रल मास की तरफ वर्क करता है और यही एज अ आर्की स्पोरियम या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपका स्पोर मदर सेल की तरह वर्क करता है, ये चीज हमें याद रखना है। उसके अलावा क्या है, जैसे स्पोर बन जाएगा, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज के बाद जब क्या होता है स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जितने भी स्पोर मदर सेल्स होते हैं सारे के सारे फर्टाइल होते हैं और वो स्पोर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोर बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से फाइनली स्पोर टेट्राड बनता है। लेकिन रिक्सिया क्रिस्टलिना की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सारे सेल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते, कुछ सेल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, अबॉर्टिव सेल हो जाते हैं, यानी वो बाद में जाके नर्स सेल्स या नरिशमेंट का काम करते हैं, इसलिए उनको नर्स सेल्स का नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, अंदर की तरफ जो स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस या फिर स्पोर मदर सेल्स हैं, उसके अंदर स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्पोर मदर सेल से हम स्पोर्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं और सेकंड मियोसिस के अंदर 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसके चारों तरफ पहले से वॉल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ जुड़े हुए होंगे और जब उनका ग्रोथ होता है तो एक साथ 4 प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिक्सिया होता है उसका हैप्लॉइड नंबर 8 या 9 हो सकता है, लेकिन अगर रिक्सिया गैंगेटिका की बात करें तो उसके अंदर n इज इक्वल टू 24 होता है। आई थिंक मैंने शुरुआत में 29 लिख दिया है, तो उसको प्लीज करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 24 होगा, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, जो रिक्सिया का आपका स्पोरोफाइट होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो फुट और सीटा है वो एब्सेंट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल या स्पोर सैक प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है, फुट और सीटा एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, गैमेटोफाइट के डॉर्सल सरफेस पे एम्बेडेड होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी अगर इसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो सबसे ऊपर क्या होगा, सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट होगा जो कि स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर डबल लेयर की कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद आता है डिहाइसेंस। तो इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तब तक वेट करते हैं जब तक कि इनका पूरा का पूरा गैमेटोफाइट और जो ये जो स्पोर सैक है वो पूरी तरीके से डीजनरेट नहीं होते, तब तक ये वेट करते हैं और जैसे वो डीजनरेट हो जाएंगे वैसे जमीन अगर इनको मॉइस्ट मिलेगा तो वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पोर है उसका साइज आपको पता है 0.05 से 0.12 माइक्रोमीटर होता है, इसको हम सही कर लेंगे, ये नहीं होता, ये माइक्रोमीटर होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो वॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वॉल स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 लेयर देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर एक्सोस्पोरियम, मेसोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब जैसे स्पोर्स बन जाएगा उसका जर्मिनेशन भी होना जरूरी है, तो इसका जर्मिनेशन कहाँ होता है, ट्राई रेडिएट से होता है। ट्राई रेडिएट से क्या होगा, जर्म ट्यूब बाहर निकलेगा और उसके अंदर आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म, ऑयल ग्लोब्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो इनका डेवलपमेंट होता है वो क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। आगे वाला जो टिप है वो एक स्मॉल सेल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बाद में जाके यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, यानी उसका जो एपिकल सेल है वही जाके बाद में फॉर्मेशन करेगा और जो उसका वेंट्रल सरफेस है वहां से राइजोइड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट राइजोइड होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन जो लास्ट में सेकंड राइजोइड्स होता है वो वेंट्रल सरफेस से होगा और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।